हे गाइस, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी काफ़ी अपनी एक अलग स्तर पे कर रहे होगे। अपने इंटेंसिटी अपने प्रिपरेशन की आपने बढ़ा दी होगी, क्योंकि दो एग्ज़ाम्स अब आपके हाथ में है, IBPS PO एंड SBI PO। दोनों एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा अब टाइम गैप नहीं रह गया है, तो आई होप कि मॉक्स देने भी आपने स्टार्ट कर दिए होंगे। जितने ज़्यादा मॉक दोगे आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब आप बार बार उसी प्रेशर, उसी स्ट्रेस में, उसी टाइम लिमिट में खुद को रखते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो कहीं ना कहीं आप खुद को एक तरह से रेडी कर रहे होते हो, प्रिपेयर कर रहे होते हो। एग्ज़ाम रेडी जो कहते हैं वो खुद को बना रहे होते हो। तो मॉक टेस्ट दो, जितना ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट की फ्रिक्वेंसी अब बढ़ाओ, साथ में एनालाइज भी करो, क्योंकि मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखो कि कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे, कौन सा क्वेश्चन स्किप हो जा रहा है, किन क्वेश्चंस में टाइम ज़्यादा लग रहा है। इन चीज़ों पे वर्क करो और इंश्योर करो कि आगे के मॉक्स में ये चीज़ें रिपीट ना हो, क्योंकि अभी टाइम है। तो अभी जो छोटी मोटी गलतियाँ मॉक्स में हो रही है उन्हें सुधारा जा सकता है। साथ ही जो आपके वीक टॉपिक्स है, क्योंकि आई होप कि सिलेबस तो कंप्लीट हो गया होगा अब तक आपका, तो जो एक दो टॉपिक्स वीक है, जो मॉक टेस्ट में आपको पता चल रहे हैं कि हाँ इस टॉपिक को रिवाइज करना ज़रूरी है, या ये वाला कॉन्सेप्ट हल्का सा छूट गया था, उन्हें रिवाइज करो। प्रिपरेशन अब इंक्रीज़ करने का टाइम आ गया है, सो उस तरह से ही स्ट्रैटेजाइज करो और प्रिपेयर करो। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। स्टार्ट करेंगे हम वोकैबुलरी से, जो वर्ड्स हैं, जो आर्टिकल्स के इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम रेलेवेंट वर्ड हैं जो हमने लिए हैं, तो उन्हें डिस्कस करेंगे। उसके बाद आर्टिकल भी रीड करेंगे, देखेंगे ऑथर क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, क्या टोन उन्होंने यूज़ किया है। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा वर्ड है वो है प्रेवलेंस। ठीक है, अब देखो प्रेवलेंस क्या होता है। किसी चीज़ की प्रेवलेंस क्या होती है? अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर जगह पाई जा रही है, उस प्लेस पे, उस प्लेस के हर पार्ट पे, उस टाइम पे पाई जा रही है, तो कॉमन एक तरह से कह सकते हो कॉमन अगर है तो वो चीज़ प्रेवलेंस में है। ठीक है, तो प्रेवलेंस का मतलब ये होता है कॉमननेस, कि अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर जगह देखी जा रही है, पाई जा रही है, तो हम उसका कहते हैं कि वो चीज़ प्रेवलेंस में है। ठीक है, The fact of existing or being very common at a particular time or in a particular place. यूबिक्विटी भी कहते हैं उसको। ठीक है, यूबिक्विटी क्यों कहते हैं? क्योंकि यूबिक्विटी का मतलब होता है हर जगह होना। कहीं ना कहीं मीनिंग कन्वे जो कर रहा है ये वर्ड यूबिक्विटी, वो कहीं ना कहीं मैच कर रहा है प्रेवलेंस से। प्रेवलेंस भी होता है कॉमन होना, मतलब हर जगह होना। यूबिक्विटी का मतलब भी होता है हर जगह होना। परवेसिवनेस भी सेम मीनिंग कन्वे करता है। कोई चीज़ अगर परवेसिव है मतलब वो हर जगह, किसी चीज़ के हर पार्ट में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, नाउ एंटोनिम्स आर रेयरिटी। रेयरिटी रेयर वर्ड से है। कोई चीज़ रेयर होती है मतलब क्या होती है? अनकॉमन होती है, अनयूजुअल होती है, बहुत ढूंढना पड़ता है तब जाके मिलती है, वो भी बहुत कम अमाउंट में या कम नंबर में। ठीक है, तो ठीक उसका उल्टा है। यहाँ पे चीज़ें कॉमन है बट यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है। पॉसिटी क्या होता है? लैक को कहते हैं। ठीक है, डर्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए। फिर आपका होता है स्कार्सिटी, तो किसी चीज़ का ना होना। ठीक है, लकूना भी एक वर्ड है, काफ़ी बार आ जाता है। सो पॉजिटिव क्या है? चीज़ का ना होना, जो कि कॉमन का ठीक उल्टा है। सेकेंड इज शार्प। प्रेवलेंस आप नोट कर लो, ये नाउन है। जो आपका शार्प है ये आपका एडजेक्टिव है। शार्प क्या होता है? सडन, रैपिड एंड लार्ज। कोई चीज़ हुई, कैसे हुई? सडन हुई, अचानक से हुई, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जल्दी में हुई, बहुत जल्दी, इंटेंसिटी बढ़ा उसका, और किस अमाउंट में हुई? तो लार्ज अमाउंट में हुई, तो उसको हम कहते हैं शार्प। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि प्राइसेस में जो इंक्रीज आया है वो शार्प इंक्रीज आया है, शार्प इंक्रीज आया है, तो हम क्या कन्वे करना चाह रहे हैं कि जो प्राइसेस का जो इंक्रीज हुआ है वो सडन हो गया। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि प्राइसेस बढ़ जाएंगे, बट बढ़ गए, बहुत जल्दी बढ़े, रैपिड बढ़े, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ गए। ठीक है, एक्सट्रीम एंड शेयर। शेयर का मतलब वही होता है सडन, रैपिड एंड बहुत लार्ज अमाउंट में। तो और एक्सट्रीम का तो आपको मतलब पता ही है, क्योंकि बहुत कॉमन वर्ड है एक्सट्रीम, जो बहुत ज़्यादा लार्ज अपनी एक्सट्रीम इंटेंसिटी या सेवरिटी में हो रहा है। ठीक है, सडन वे में हो रहा है। नाउ एंटोनिम्स आर ग्रेजुअल एंड पीसमील। ग्रेजुअल जो धीरे धीरे होता है, ठीक है, ठीक इसका उल्टा ऑपोजिट है। पीसमील भी क्या होता है? धीरे धीरे हो रहा है, काफ़ी टाइम पे हो रहा है, रुक रुक के हो रहा है। सो ग्रेजुअल एंड पीसमील आपके एंटोनिम्स हैं। थर्ड आपका क्रूशियल है, एडजेक्टिव है, बहुत ही कॉमन एंड बहुत ही इजी वर्ड है। क्रूशियल क्या होता है? कोई चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है या बहुत नेसेसरी है, जिसके बिना काम नहीं हो सकता। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, पैरामाउंट है, क्रिटिकल है, एसेंशियल है, वाइटल है। ठीक है, एंटोनिम आपका ट्रिवियल, ट्रिफलिंग, दोनों का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट।
क्या होता है, अनइम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ट्रिवियल है, ट्रिफलिंग है, इनकॉन्सिक्वेंशियल है, इनसिग्निफिकेंट है, अनइम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे वर्ड्स एंटोनिम से आपके क्रूशियल, क्रिटिकल एंड एसेंशियल के। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि क्रिटिकल एक ऐसा वर्ड जिसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। एक क्रिटिकल जो यहाँ पे मीनिंग कन्वे कर रहा है वो है इंपॉर्टेंट होने का, बट एक क्रिटिकल आपको पता है जब हम डिसअप्रूविंग मैनर की बात करते हैं कि अगर कोई चीज़ क्रिटिकल है मतलब वो उस चीज़ के बारे में जो नेगेटिव है वो बात उसकी बात कर रही है, उस चीज़ को वो डिसअप्रूव कर रही है, तो वहाँ पे क्रिटिकल का मीनिंग अलग हो जाता है, यहाँ पे क्रिटिकल का मीनिंग अलग हो जाएगा। और जैसे जैसे हम आगे और भी सेशंस करेंगे एडिटोरियल के, तो हमें वर्ड्स के नए नए मीनिंग्स भी पता चलते रहेंगे, और पता चलना ज़रूरी भी है क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक आपने देखा होगा कि ये वाला क्वेश्चन आता है कि एक वर्ड दिया होता है, लेट सपोज एक वर्ड है और 3 सेंटेंसेस दिए होते हैं कि कहाँ, और पूछते हैं कौन सा सेंटेंस इस वर्ड को सही यूज़ कर रहा है। तो वहाँ पे आपके वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स पता होने चाहिए, मीनिंग 1 क्या है, मीनिंग 2 क्या है, मीनिंग 3 क्या है, क्योंकि यही मीनिंग्स फिर यहाँ पे यूज़ होते हैं। इसीलिए सेशन करना खुद से भी आप कर सकते हो। जैसे आपको कोई वर्ड मिला, आपने एडिटोरियल पढ़ा खुद से, क्रिटिकल मिल गया, तो वहाँ पे जाओ गूगल पे, क्रिटिकल की मीनिंग देखो, हर जितनी मीनिंग्स है वो सारी मीनिंग्स देखो, एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखो कि कैसे यूज़ हुआ है, क्या मैसेज कन्वे करता है जब ये इस तरह से यूज़ होता है वर्ड। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। स्टैगरिंग हमारा अनदर एक एडजेक्टिव है। स्टैगरिंग होता है कोई चीज़ जो बहुत शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग है, तो स्टैगरिंग है मतलब कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस इंटेंसिटी में होगी या इतनी बड़ी होगी, इस अमाउंट में होगी, तो हम क्या थे, शॉक्ड हो गए, हम सरप्राइज हो गए उस चीज़ को देख के, हम फ्लैबरगैस्ट हो गए, हम एस्टॉनिश्ड हो गए। ठीक है, तो स्टैगरिंग का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई चीज़ जो हमारे लिए सरप्राइजिंग है, हमारे लिए शॉकिंग है। अब एंटोनिम क्या होगा आपका, एंटिसिपेटेड एंड फोर्सीन। एंटिसिपेटेड जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो चीज़ हमें सरप्राइज कर ही नहीं सकती। अब जैसे आपका बर्थडे है, ठीक है, तो आपको पता है, आप एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ ये पर्सन मुझे गिफ्ट देगा, ठीक है, मेरे पेरेंट्स मुझे गिफ्ट देंगे, ठीक है, तो वो आपके लिए सरप्राइजिंग नहीं होता है। बट ऐसे लोग जिनसे आपकी बहुत कम बात होती है, उन्होंने एक पार्टी थ्रो कर दिया आपके लिए, तो वो आपके लिए सरप्राइज होगा कि आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ठीक है, फोर्सीन जो आपको पहले से ही दिख रहा है, फोर्सीन। ठीक है, जैसे कोई अगर स्टूडेंट है वो बहुत मेहनत करता है, बहुत सारे मॉक्स देता है, तो उसके लिए एग्ज़ाम क्लियर करना स्टैगरिंग नहीं होगा, शॉकिंग नहीं होगा कि अरे मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, नहीं, वो तो एंटिसिपेटेड होगा, वो तो फोर्सीन होगा कि हाँ उसने जो मेहनत की है इतने ओवर द कोर्स ऑफ द मंथ्स, जो मेहनत उसने की है, तो उसका ही रिजल्ट है वो, तो उसको पता था, कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंट था कि हाँ वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेगा। 5 क्या है, स्वेल्ड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। ठीक है, स्वेल्ड क्या होता है, बड़ा हो जाना, ठीक है, फूल जाना, इंक्रीज हो जाना साइज में, अमाउंट में, एक्सपैंड कर जाना, रोज कर जाना। एंटोनिम क्या होगा, डिक्लाइन करना, प्लमेट करना, नीचे आ जाना, साइज एंड अमाउंट में कम हो जाना। डिक्लाइन क्या होता है, नीचे आना लेवल का, प्लमेट भी होता है तेजी से नीचे आ जाना। ठीक है, जिसको नोज डाइव भी कहते हैं। एक और वर्ड होता है नोज डाइव। एक आपने वर्ड सुना होगा स्काई रॉकेट। ठीक है, स्काई रॉकेट में चीज़ें बहुत जल्दी ऊपर जाती है, नोज डाइव में चीज़ें बहुत जल्दी नीचे आती हैं। ठीक है, कि आप डाइव कर रहे हो तो डाइव कहाँ करते हो, नीचे, वही रॉकेट कहाँ जाता है, ऊपर। नाउ सिक्स्थ इज सब्सटैंशियली, एक एडवर्ब है। सब्सटैंशियली का मतलब होता है वेरी मच, अलॉट, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस में। ठीक है, एक्सट्रीम डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस, एक्सट्रीम डिग्री ऑफ अमाउंट आप कह सकते हो, तो वो चीज़ आपकी होती है सब्सटैंशियल। ठीक है, सिग्निफिकेंटली और कंसिडरेबली इसके सिनोनिम्स हैं, दोनों का मतलब भी सेम है। सिग्निफिकेंटली का मतलब भी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है, इंटेंसिटी में हो रहा है। ठीक है, आपका कंसिडरेबली का मतलब भी वही होता है। कोई चीज़ अगर कंसिडरेबल होती है या इस मैनर में होती है कि कंसिडरेबल हो गई है, मतलब वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी इंपॉर्टेंस में हो रही है। नाउ एंटोनिम्स आर बेयरली, स्कार्सली। इन दोनों का ही मतलब क्या होता है, हार्डली मतलब ऑलमोस्ट, नन मतलब ना के बराबर हो रही है। ठीक है, 7 है आपका हेसिटेंसी। ठीक है, नाउन है, हेसिटेंसी क्या होता है,
हेसिटेंट क्या होता है? जो अनविलिंगनेस होता है आपका, अनविलिंग जो होता है कि नहीं करना चाह रहा है, रिलक्टेंट है, वो मन नहीं है उसका करने का। तो जो स्टेट है, क्वालिटी होती है जिसमें कोई पर्सन नहीं चाहता है कोई काम करना, अनसर्टेन होता है, मे बी उसको नहीं पता कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ठीक है, उसके फ्यूचर रिजल्ट को लेके वो थोड़ा सा चिंतित है, डाउट में है, तो नहीं करना चाह रहा है, तो उस चीज़ स्टेट को हम हेसिटेंसी कहते हैं, ठीक है। द स्टेट ऑफ क्वालिटी ऑफ बीइंग स्लो और अनसर्टेन इन डूइंग और सेइंग समथिंग, जिसको हम रिलक्टेंस भी कहते हैं और डिसइंक्लिनेशन भी कहते हैं। डिसइंक्लिनेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है। इंक्लिनेशन क्या होता है कि आप कोई चीज़ करना चाहते हो, किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो, डिस लग गया, ऑपोजिट हो गया, मतलब आप इंटरेस्टेड नहीं हो। एंटनी में विलिंगनेस, विलिंग होते हो, चाहते हो वो करना, रेडी हो, रेडीनेस है, ठीक है। रेडीनेस क्या होता है कि आप रेडी हो, आप चाहते हो कि वो आप काम आप जो भी है वो आप करो। 8 है आपका सस्टेन्ड, ये एक एडजेक्टिव है। सस्टेन्ड क्या होता है, मतलब अगर कोई चीज़ बहुत लंबे समय तक चल रही है बिना इंटरप्शन के, बिना रुके चल रही है, तो उसको हम कहते हैं सस्टेन्ड, जिसको हम कांस्टेंट एंड स्टेडी भी कहते हैं। अब एंटोनिम क्या है? इंटरमिटेंट एंड स्पोरैडिक। इंटरमिटेंट स्पोरैडिक दोनों का मतलब होता है कि रुक रुक के चल रही है, कभी हुई फिर नहीं हुई, फिर हुई फिर नहीं हुई, फिर कुछ टाइम बाद हुई, कंटिन्यूस नहीं है। दो फ्रेजेस है, ऑन द ब्राइट साइड। ऑन द ब्राइट साइड का मतलब कि ब्राइट साइड क्या होता है? जो थोड़ा सा चीयरफुल होता है वो साइड, जो जहाँ पे सनसाइन होता है, वार्म होता है, तो पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। तो अगर जब हम किसी चीज़ के पॉजिटिव या गुड पार्ट की बात करते हैं तो उसको हम ऑन द ब्राइट साइड कहते हैं, ठीक है। मोस्टली वहाँ पे यूज़ होता है जो चीज़ ख़राब है, अनप्लेजेंट है, बट उसमें कुछ अच्छा है, तो जब उस कुछ अच्छे को हम बताना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं ऑन द ब्राइट साइड, ठीक है। सीन इन द कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ हो रही है, ठीक है, लेट्स सपोज कि कोई सिचुएशन है, कोई कंडीशन है, उसको ध्यान में रख के अगर हम कोई बात कह रहे हैं तो हम कह सकते हैं सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई पर्सन है, उसका मूड बहुत ख़राब है, ठीक है, तो उसने क्या किया, किसी से बहुत रूडली बात कर ली, कोई रूड रिमार्क कर दिया, ठीक है। तो अगर जिस पर्सन को वो कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होगा, कौन सा कॉन्टेक्स्ट, कि उसका मूड ख़राब था, तो वो नहीं समझ पाएगा कि उसने रूडली क्यों बात की। बट अगर उस कॉन्टेक्स्ट पे देखा जाए, उस सिचुएशन में देखा जाए कि उसका मूड ख़राब था तो उसने वो बात कही, तो चीज़ें समझ में आती है। तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब वही होता है कि कौन से सिचुएशन या कंडीशन में चीज़ें हो रही है, और जब हम कहते हैं सीन इन द कॉन्टेक्स्ट का मतलब उस सिचुएशन को ध्यान में रख के हम वो चीज़ को समझते हैं, ठीक। देखते हैं आज का आर्टिकल। वोकैबुलरी यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। आज 10 वर्ड्स ही थे, विच इज़ लाइक एक्सपेक्टेड, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आर्टिकल में बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है, 17, 20, 15। बट कभी कभी क्या होता है कि आर्टिकल में कम होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, जब कम है तो आपको कम वर्ड्स ही है उसको ही रिवाइज करना है, ज़्यादा है तो वह ज़्यादा कर लेना है, ठीक है। अब क्या है, वैक्सीनेटिंग इंडिया, ठीक है। टाइटल क्या है कि इंडिया को वैक्सीनेट करने की बात हो रही है ऑन ज़ीरो डोज चिल्ड्रन। ज़ीरो डोज चिल्ड्रन कौन होते हैं? जिनको डोज नहीं मिली होती, वैक्सीनेशन नहीं मिला होता है, ठीक है। देख के तो यहाँ आपसे यही पता चल रहा है, आगे से हम आर्टिकल जब पढ़े तो हमें चीज़ें क्लियर हो जाए। यहाँ पे हम सिर्फ टाइटल देख रहे हैं, ठीक है। एक साइंटिफिक वर्ड लग रहा है, कनेक्टेड टू मेडिसिन सेक्टर का वर्ड लग रहा है, ये हेल्थ सेक्टर का ज़ीरो डोज। तो अब ज़ीरो डोज से क्या समझ में आ रहा है कि डोज ज़ीरो है मतलब वैक्सीनेशन नहीं होगा, मे बी कोई और मतलब हो सकता है जो आर्टिकल में क्लियर हो। तो ये हम यहाँ से देख रहे हैं कि हमें सरफेस पे क्या मीनिंग आ रही है, ठीक है। नाउ अब आगे देखते हैं, ठीक है, हाँ लाइन चली गई थी तो ये पीसी बंद हो गया था, ठीक है। क्या है, द प्रेवलेंस ऑफ ज़ीरो डोज चिल्ड्रेन रिमेन्स हाई अमंग द पुअर, ठीक है। प्रेवलेंस जो है, जो कॉमननेस है ज़ीरो डोज चिल्ड्रेन का, मतलब बहुत कॉमन है ज़ीरो डोज चिल्ड्रेन, कहाँ पे, अमंग द पुअर, जो गरीब लोग हैं, ठीक है, उनके जो बच्चे हैं उनमें ज़ीरो डोज बच्चे ज़्यादा है, प्रेवलेंस ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ है, द पुअर लिखा है, द प्लस एडजेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो हमें पता है कि जब भी हम द प्लस एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज द पुअर लिखा, द वेल्दी लिखा, द एलीट लिखा,
तो ये क्या है, ये पुअर, वेल्दी, एलिट, ये एडजेक्टिव है। तो जब भी हम द के साथ एडजेक्टिव लिखते हैं वो नाउन का रोल प्ले करता है और ये पूरे उस ग्रुप की बात करता है। द पुअर मतलब जितने भी पुअर पीपल है, द रिच मतलब जितने भी रिच पीपल है, जितने भी वेल्दी पीपल है, द वेल्दी। द एलिट जो एलिट है, जो अपर क्लास को बिलोंग करते हैं, वो लोग की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें मीनिंग क्लियर हो गया। अब कह रहे हैं कि द पुअर, जो गरीब लोग हैं, उनमें जीरो डोज चिल्ड्रन का प्रेवलेंस यानी कि कितना वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा है। तो यहाँ से भी लग रहा है कि हाँ, जीरो डोज चिल्ड्रन वही है जिनको वैक्सीनेशन नहीं मिला है, ठीक है। तो देखते हैं आगे ऑथर ने क्या कहा। ऑन द ब्राइट साइड, अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात करें, ऑन द ब्राइट मतलब पॉजिटिव गुड पार्ट अगर हम देखें, वैक्सीन कवरेज ग्लोबली, जो ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो वैक्सीन कवरेज है कि कितने लोगों को वैक्सीन दिया गया है, बिटवीन 1980 एंड 2023, अगर हम बात करें इन दो पीरियड्स की कि 1980 और 2023 के बीच क्या रहा वैक्सीन कवरेज, डबल्ड फॉर 6 डिजीजेस इंक्लूडिंग मीजल्स, पोलियो एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो 1980 और 2023 के बीच जो वैक्सीन कवरेज है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि कितने लोगों को वैक्सीन दी गई है, वो डबल हो गई है, मतलब दोगुनी हो गई है। किन के लिए? 6 डिजीज़ के लिए, जिनमें मीजल्स, पोलियो एंड ट्यूबरक्लोसिस है। मतलब 6 डिजीज़ हैं, ठीक है, जिनमें मीजल्स, पोलियो एंड ट्यूबरक्लोसिस भी आता है। इनके वैक्सीनेशन डबल हो गया है इन ईयर्स में, 1980 एंड 2023 में। मतलब ज़्यादा लोग इन डिजीज़ के वैक्सीन लगवा रहे हैं, ठीक है। और ये एक पॉजिटिव बात है, ऑन द ब्राइट साइड लिखा है तो पॉजिटिव बात है। ऑल्सो, ठीक है, एट 75% ग्लोबली देयर हैज़ बीन अ शार्प फॉल इन द नंबर ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रन। ऑल्सो देखो क्या करता है, हमेशा एक एडिशनल कनेक्टेड है, तो ये ऐड करता है। अब ऐड कैसा ऐड करता है? ऑल्सो की बात हो रही है अगर, तो ऑल्सो किस तरह के उसको ऐड करेगा। तो देखो, जिसके एडिशनल कनेक्टर है, जैसे एंड हो गया, ऑल्सो हो गया, एडिशनली हो गया, इन एडिशन टू हो गया, ये सब सेम चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। कौन कौन से है? ऑल्सो है, एंड है, एडिशनली है, ठीक है, इन एडिशन टू है। ये करते हैं सेम टोन की चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। तो पहला टोन क्या है हमारा? ये जो टोन है ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से हम ये इन्फर कर सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये भी पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव ही है कि 75% ग्लोबली पे बात करें अगर पूरे दुनिया की, क्योंकि ग्लोबली लिखा है तो पूरी दुनिया की बात करें, तो देयर हैज़ बीन अ शार्प फॉल इन द नंबर ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रन। मतलब कि जो ऐसे चिल्ड्रन जिनको कोई भी वैक्सीनेशन नहीं लगता है, उन चिल्ड्रन में नंबर में भी गिरावट आई है। मतलब कि अब चिल्ड्रन को भी वैक्सीन लगवाए जा रहे हैं, ठीक है। Those who have not received the first dose of the diphtheria, tetanus and pertussis vaccine during the same time period। तो देखो क्या होता है, ज़ीरो डोज चिल्ड्रन कौन है? तो वो हैं जिनको पहला डोज नहीं मिला है। कौन सा? DTP वैक्सीन का। DTP वैक्सीन क्या है? ये 3 डिजीज़ को कवर करता है, डिप्थेरिया, टेटनस और परtussis, ठीक है। और चिल्ड्रन में वैक्सीन लगवाया जाता है। तो वैसे चिल्ड्रन जिनको ये वैक्सीन मिला है, ये इसमें भी अब 75% ये ऐसे हो गए हैं, ठीक है, चिल्ड्रन, ठीक है। और ये भी ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड है, मतलब 1980 और 2023 में अब वैसे चिल्ड्रन, हाँ, ऐसे चिल्ड्रन जिनको नंबर ऑफ जीरो डोज, जिनको कोई डोज नहीं मिला है, वो उनमें गिरावट आ गया है। और वैक्सीनेशन चिल्ड्रन कितने हैं? 75% हो गए हैं। The number of zero dose children is a crucial performance marker and an indicator of vaccination coverage inequities। अब ये जीरो डोज चिल्ड्रन है, ये क्रूशियल परफॉर्मेंस मार्कर है। मतलब कोई कंट्री वैक्सीनेशन के सेक्टर में कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है कि इससे पता चलता है कि वहाँ पे कितने जीरो डोज चिल्ड्रन हैं, मतलब कितने ऐसे चिल्ड्रन हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगाया गया है। कौन सा? DTP वैक्सीन, ठीक है। Despite increased immunization coverage over the decades, in 2023 at 1.44 million, India, according to the Lancet, still had the second largest number of zero dose children। अब यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है कि इंडिया में जो इम्यूनिजेशन, हाँ,
कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ वर्ड्स इतने डिफ़िकल्ट होते हैं प्रोनाउंस करना, एक बार में होता नहीं है। तो इम्यूनाइजेशन जो है आपका वो इंक्रीज़ हुआ है इंडिया में 2023 में ओवर द डेकेड्स, लेकिन अभी भी इंडिया में 1.44 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जो जीरो डोज है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रन है जो कि इंडिया में हैं, एंड इज अमंग द 8 countries with over 50% of the nearly 16 million zero dose children globally। और ये उन 8 कंट्रीज़ में से हैं जिनमें 50% से ज़्यादा जीरो डोज चिल्ड्रन हैं, ठीक है, ओके, एंड इज अमंग द 8 countries with over 50% of the nearly 16 million zero dose children globally। ओके, एक बार फिर से देखते हैं सेंटेंस को। डिस्पाइट इंक्रीज्ड इम्यूनाइजेशन कवरेज ओवर द डेकेड्स, ठीक है, इन 2023 यहाँ पे क्या बात हो रही है कि इंडिया में इम्यूनाइजेशन कवरेज इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, ओवर द डेकेड्स, सालों में इंक्रीज़ हुआ है। बट अगर 2023 की बात करें तो 1.44 मिलियन क्या थे, तो जीरो डोज चिल्ड्रन थे, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है, और ये डेटा किसका है, लैंसेट का है, एंड इज अमंग द 8 कंट्रीज़, और इंडिया इससे 8 कंट्रीज़ में आ गया है, ऐसी 8 कंट्रीज़ विथ ओवर 50% ऑफ द नियरली 16 मिलियन जीरो डोज चिल्ड्रन ग्लोबली। उन 8 कंट्रीज़ में आ गया है, जिन 8 कंट्रीज़ को मिला के जो 16 मिलियन जीरो डोज चिल्ड्रन है उनका 50% उन कंट्रीज़ में है, ठीक है। तो ये बात हो रही है, लाइक 16 मिलियन है तो 16 मिलियन का 50% से ज़्यादा, यानी 8 मिलियन से ऊपर उन 8 कंट्रीज़ में है, तो उनमें से इंडिया भी एक है जहाँ पे 1.44 मिलियन जीरो डोज चिल्ड्रन हैं, ठीक है। चलो, most of the zero dose children globally are in countries that are conflict affected or with limited resources। अब देखो, ज़्यादातर जो ज़ीरो डोज चिल्ड्रन है दुनिया भर में वो उन कंट्रीज़ में है जो या तो कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड है, यानी वो कंट्रीज़ का किसी दूसरे कंट्री के साथ वॉर चल रहा है, ठीक है, या फिर उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, मतलब उनके पास उतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो वैक्सीन उस लेवल पे बना सके और वैक्सीन प्रोग्राम चला सके। इंडिया हैज़ नीदर ऑफ द टू प्रॉब्लम्स। इंडिया के पास दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम से सफ़र नहीं करता है। नीदर मतलब किसको, अब नीदर यहाँ पे किसको कर रहा है, सिग्निफाई, तो नीदर ऑफ द टू प्रॉब्लम्स, ठीक है। हमें सबको पता है कि नीदर ऑफ के बाद या फिर ईदर ऑफ के बाद हमेशा क्या आता है, प्लूरल नाउन, ठीक है। तो टू प्रॉब्लम्स किसकी बात हुई है, तो एक प्रॉब्लम ये हो गया आपका कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड यानी कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा प्रॉब्लम का हो गया लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। इंडिया दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम से डील नहीं कर रहा है, ना ही इंडिया का किसी कंट्री के साथ वॉर चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट में है, ना ही इंडिया के पास रिसोर्सेज की कमी है, लिमिटेड रिसोर्सेज है कि वो वैक्सीन प्रोग्राम नहीं चला सके। However, about 23 million babies were born in 2023 in India, लेकिन अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 23 मिलियन बेबीज़ का जन्म हुआ था 2023 में इंडिया में, द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, जो उस टाइम सबसे हाईएस्ट था, कि जो नंबर है सबसे हाईएस्ट था दुनिया में। इन 2024 चाइना विच हैज़ अ सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यू बॉर्न्स ग्लोबली। 2024 की बात करें तो चाइना की बात करते हैं जहाँ पे सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यू बॉर्न्स थे, मतलब चाइना में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा न्यू बॉर्न्स का जन्म हुआ था, रिपोर्टेड जस्ट 9.5 बिलियन न्यू बॉर्न्स। तो वो चाइना में सिर्फ 9.5 मिलियन न्यू बॉर्न्स ही हुए थे, यानी जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है न्यू बॉर्न्स की वो 9.5 मिलियन थी। दो द नंबर ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रन इज स्टैगरिंग, जो नंबर है जीरो डोज चिल्ड्रन का कितना है, तो वो आपका पिछले वाले में बताया था कितना था, वो था आपका 1.44 मिलियन zero dose children is staggering when seen in the context of the number of newborns in 2023. The percentage of zero children in India is 6.2%. पर अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि नंबर क्या रहा है न्यूबॉर्न्स का 2023 में, जो कि रहा है 23 मिलियन, ठीक है, उसमें से सिर्फ 1.44 मिलियन ही थे जो न्यूबॉर्न वैसे थे जो कि ज़ीरो डोज न्यूबॉर्न थे। तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो सिर्फ ज़ीरो डोज चिल्ड्रन का इंडिया में कितना परसेंट है, तो 6.2% है बस।
A study in 2021 found that India had sharply reduced the percentage of zero dose children. अब यहाँ पे ऑथर ने एक पॉजिटिव बात कही है कि एक स्टडी हुई थी 2021 में जिसमें ये पाया गया कि इंडिया में जो परसेंटेज है जीरो डोज चिल्ड्रन का वो शार्पली रिड्यूस हुआ था, बहुत तेज़ी से गिरा था। फ्रॉम 33.4% इन 1992 में 33.4% था, जो कि 2016 में 10.1% पे आ गया था। बिफोर द कोविड-19 पैंडमिक से पहले द नंबर ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रन वाज 1.4 मिलियन इन 2019। 1.4 मिलियन था कब? 2019 में। बट दिस स्वेल्ड, ये बढ़ गया 2.7 मिलियन हो गया 2021 में, एंड देन ड्रॉप टू 1.1 मिलियन इन 2022। बट फिर 2.7 से वापस गिर के 1.1 मिलियन हो गया था 2022 में, बिफोर इंक्रीजिंग टू 1.44 मिलियन इन 2023। बट 2023 में फिर बढ़ गया था वो और 1.44 मिलियन हो गया था। As in the 2021 study, a large percentage of zero-dose children are in Uttar Pradesh, Bihar, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। अब 2021 में जो स्टडी हुआ था उसी स्टडी ने ये भी पाया कि जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है जीरो डोज चिल्ड्रन का वो आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में है। There is also a relatively high proportion of them in मेघालय, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। और जीरो डोज चिल्ड्रन का काफ़ी हाई नंबर आपका मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में भी है। Over the years, the difference in zero-dose children based on gender, caste and rural or urban status had reduced substantially. अब यहाँ पे एक और पॉजिटिव बात की है कि जो ज़ीरो डोज चिल्ड्रन का डिफरेंस था जेंडर, कास्ट और रूरल अर्बन स्टेटस पे, तो वो काफ़ी कम हुआ। यानी कि देखा जाए पहले क्या था कि एक डिफरेंस था कि रूरल में ज़्यादा जीरो डोज चिल्ड्रन होते होंगे, अर्बन में कम होते होंगे, ठीक है, कास्ट वाइज भी होगा, जेंडर वाइज भी होगा, तो उस चीज़ में कमी आई है, ठीक है। जो डिफरेंस था उस चीज़ में कमी आई है और वो कम हो गया, काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। हाउएवर फिर भी प्रेवलेंस रिमेन्स हाई अमंग द पुअर, मदर्स विथ लो एजुकेशन, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड मुस्लिम्स। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे अभी भी जीरो डोज चिल्ड्रन का प्रेवलेंस हाई है। वो कौन सी जगह है? तो जो पुअर है, जो मदर्स है, जिनको एजुकेशन कम है, ऐसे लोगों में आपकी जो जीरो डोज चिल्ड्रन है वहाँ उनकी प्रेवलेंस ज़्यादा है। Focus is needed to immunize children in hard-to-reach tribal areas, urban slums where there is a huge migrant population, and in reducing vaccine hesitancy among Muslim households with newborn children. तो फोकस मतलब अभी अटेंशन की ज़रूरत है कि जहाँ पे ऐसे एरिया जहाँ पे नहीं वैक्सीनेशन पहुँच पा रही है बच्चों में, वहाँ पे कि बच्चों को इम्यूनाइज करें, ठीक है, जो कि ट्राइबल एरियाज़ है, अर्बन स्लम्स है, जहाँ पे माइग्रेंट पॉपुलेशन है, जहाँ पे वैक्सीन की हेसिटेंसी है, जहाँ पे लोग वैक्सीन को लेके थोड़ा सा उनमें अनविलिंगनेस रहता है, वहाँ पे ये सब चीज़ों उन जगह पे वैक्सीन पहुँचाए, वैक्सीनेट करें बच्चों को। इंडिया हैज़ मच वर्क टू डू टू मीट WHO's इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030। तो इंडिया को भी बहुत काम करना है। जो एजेंडा है WHO का, इम्यूनाइजेशन एजेंडा है 2030 का, हाविंग जीरो डोज चिल्ड्रन रिलेटिव टू 2019, कि 2019 में जितने जीरो डोज चिल्ड्रन है उसको हाफ करना है, आधा करना है। तो अगर इंडिया वो मीट करना है, अगर वो जो टारगेट है, तो इंडिया को अभी काफ़ी काम करना है उस डायरेक्शन में। With the number of zero-dose children in 2023, 1.44 million, only about nearly reaching the 2019 level of 1.4 million, India needs greater and sustained efforts to halve this number in the next 5 years. अब क्या है, जो 2023 का जो नंबर है, तो 1.44 मिलियन है, वो लगभग 2019 के लेवल तक आ गया है, 1.4 मिलियन है। तो इसको देख के अगर बात करें तो अभी इंडिया को भी बहुत ज़्यादा और कंटिन्यूस एफर्ट्स अभी इस डायरेक्शन में लगाने होंगे अगर इस नंबर को अगले 5 साल में 2030 में हाफ करना है, यानी आधा करना है, ठीक है। तो यही था आपका आज का आर्टिकल। टोन एनालिटिकल है क्योंकि ऑथर ने एनालाइज ही तो किया है, परसेंटेज ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रन का एनालाइज किया है, कहाँ पे है ज़्यादा प्रेवलेंस होता है, कहाँ पे वर्क करना है, तो एनालिटिकल है टोन आपका, ठीक है। चलो कि वोकैबुलरी भी हमने डिस्कस कर ली है, तो आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें वोकैबुलरी में। बाकी अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप
यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मैं बता सकता हूँ, आपका डाउट रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कुछ किसी भी चीज़ से आपका डाउट रिलेटेड हो, ट्यूटोरियल से, इंग्लिश सेक्शन से, एग्ज़ाम से, नोटिफिकेशन में कोई डाउट है आपका, उससे। ठीक है, प्लेटफॉर्म पे कोई इशू आप फेस कर रहे हो तो वो भी डाउट आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम सेशन को एंड करते हैं, पर उससे पहले आपको मैं बता दूँ एक चीज़। हाँ, कि प्रैक्टिस मॉक के 11 ईयर्स ऑफ एक्सेलेंस हो गए, मतलब अभी हम अपने 11th ईयर में आ गए हैं। 11 साल से हम जो एस्पिरेंट्स की नीड है उन नीड्स को फुलफ़िल कर रहे हैं। रेलेवेंट कंटेंट देना, अफोर्डेबल प्राइसेस पे देना, ये जो हमारा जो मिशन है इसको हम 11th ईयर से निभा रहे हैं। तो ये 11 ईयर्स ऑफ एक्सेलेंस है, मतलब 11 सालों का हमारा जो एक्सेलेंट परफॉर्मेंस रहा है, तो उसके सेलिब्रेशन में अभी हम 45% डिस्काउंट दे रहे हैं आप सभी के लिए। जो आपका प्रिपरेशन है उसकी जो कॉस्ट होती है उसको हमने और यहाँ पे कम करने का एक मिशन लिया है। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव लिया है, क्योंकि आपका जो ट्रस्ट है हम पे, आपका जो सपोर्ट है, उससे ही ये पॉसिबल हो पाया है। तो उस चीज़ के सेलिब्रेशन में हम 45% ऑफ दे रहे हैं। कूपन कोड है PM45। ठीक है, तो PM45 लगा के आप 45% ऑफ अवेल कर सकते हैं। एक बार मैं दिखा दूँ कि कहाँ कहाँ पे आपका ये डिस्काउंट लग जाएगा। तो अभी हमने क्या किए, काफ़ी सारे पैकेजेस अफोर्डेबल रेट्स पे हमने लॉन्च किए, जो न्यू पैकेजेस है, जिसमें आपका बैंकिंग बेसिक आता है, बैंकिंग प्रो आता है, आपका बैंकिंग प्लस आता है। ठीक है, और बैंकिंग मैक्स आता है। और ये जो पैकेजेस है ये इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि आपकी जो नीड्स है उसको फुलफ़िल कर सके। अब कोई एस्पिरेंट होता है वो अलग अलग फ़ेज़ में होता है अपने प्रिपरेशन की जर्नी में। तो जिस फेज़ में बिगिनर है तो उसको वीडियो कोर्स प्लस प्रैक्टिस के लिए PDF प्लस उसको एग्ज़ाम का फ़ील लेने के लिए आगे के टाइम में मॉक टेस्ट चाहिए होगा। जिसने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है उसको सिर्फ नंबर ऑफ़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, उन कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए उसे PDF कोर्स चाहिए होगा और मॉक टेस्ट चाहिए होगा। जिसने ये 2 पार्ट कर लिए है उसको सिर्फ एग्ज़ाम का जो रियल एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है, जो टाइम मैनेजमेंट होता है, जो क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व करना होता है, उसका सिर्फ उसको प्रैक्टिस करना है बार बार कि एग्ज़ाम रेडी हो जाए। उसको मॉक टेस्ट चाहिए, सेक्शनल टेस्ट चाहिए। तो उन तरह के रिक्वायरमेंट्स के लिए अलग अलग पैकेजेस है। तो जो भी आपका पैकेज आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है और आपको उसकी रिक्वायरमेंट है तो आप पैकेजेस ले सकते हो। हर पैकेज पे आपका PM45 कोड लग जाएगा और 45% आपको ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हुई ये वाली बात। दूसरी बात क्या है कि SBI PO प्रीलिम्स का पहला जो लाइव टेस्ट है वो आज शाम 5 बजे से लाइव हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को पता है कि SBI PO का नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, और अगर हम देखें तो जुलाई अगस्त में प्रीलिम्स होने वाला है, तो हम यही एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि हो सकता है कि जुलाई के लास्ट वीक में हो या अगस्त के फर्स्ट वीक में हो। तो टाइम अभी आपके पास है, बट उतना टाइम भी नहीं है। जो टाइम है उसको बहुत जुडिशियसली, बहुत वाइज वे में आपको यूटिलाइज़ करना है। यहाँ पे आपको अपनी मेहनत डबल करनी है और यहाँ पे ही हम आपको हेल्प करने के लिए लाइव टेस्ट लाए हैं। यहाँ पे आप ये लाइव टेस्ट दे सकते हो, अपना ऑल इंडिया रैंक देख सकते हो, अपना परफॉर्मेंस देख सकते हो, अभी आपकी परफॉर्मेंस कहाँ है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने का, इम्प्रूव करने का। परसेंटाइल देख सकते हो, स्कोर देख सकते हो, एक्यूरेसी देख सकते हो। ठीक है, और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजाइज़ कर सकते हो कि आगे कहाँ पे मुझे कैसे फोकस करना है कि मेरा AIR इंक्रीज़ हो, मेरी परसेंटाइल इंक्रीज़ हो, एक्यूरेसी इंक्रीज़ हो। ठीक है, तो आप सभी को ये SBI PO प्रीलिम्स का लाइव टेस्ट देना है। ठीक है, आज 5 बजे से, तो आप लोग दो। ठीक है, बाकी अगर कोई भी पैकेज लेना है आपको तो आप 45% ऑफ मिल रहा है अभी, कूपन कोड PM45 लगा सकते हो। एक और बात है कि आप में से बहुत लोगों ने तो ऑलरेडी प्रैक्टिस मॉक का ऐप इंस्टॉल कर लिया है। जिन्होंने नहीं किया है तो वो गूगल प्ले स्टोर पे जाके वो ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि उस ऐप पे ही आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। उसी ऐप पे आपको PDF, आपको फिर टॉपिक वाइज क्विज, सेक्शनल क्विज सब मिलते हैं, अपडेट्स मिलते हैं। तो ऐप बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि काफ़ी फ्री रिसोर्सेज भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, गूगल प्ले स्टोर पे जाके प्रैक्टिस मॉक ऐप है वो। ठीक है, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें अच्छे से और अपने हेल्थ का ख्याल रखें। थैंक यू।